हवाओं की बात करें, यानी मानसूनी प्रदेश में कौन कौन सी किस तरह की हवाएं चलती हैं, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रदेश में 6 महीने जो हवाएं चलती हैं वो सागर से स्थल की ओर चलती हैं और शेष 6 महीने में स्थल से सागर की ओर चलती हैं। इस प्रदेश में आप इधर देखिए, ये जो भारत देश का ही हमने दिखाया है, भारत को ही मान लें अगर हम, तो ये 6 महीने देखिए समुद्र से स्थल की ओर जा रही हैं। आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा, ये एरो की तरह दिखाई पड़ा, इसको हवा अगर हम मान लें तो ये समुद्र से ऊपर स्थल की ओर ये बारिश होती है, ये 6 महीने, और शेष 6 महीने स्थल से सागर की ओर बारिश दिखाई जा रही है। इससे तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि स्थल से सागर की ओर, सागर से स्थल की ओर किस तरह की हवाएं चलती हैं। ये हवाएं देखिए, ये इसको अगर हवा हम मान रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ से यहाँ जा रही है। बच्चों ये जो हवा है जो सागर से स्थल की ओर चलती है, ये हमारी ग्रीष्म मतलब जिसको कहते हैं ग्रीष्म काल, गर्मियों के महीने में और बरसात के महीनों में करीब चलती है। और जो शेष महीने हैं यानी स्थल से सागर की ओर जो चलती है वो सर्दियों में चलती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ अधिकांश वर्षा गर्मियों में या वर्षा काल में हो जाती है, क्योंकि हवाएं जो चल रही हैं, हवाओं का वर्षा के से बहुत जबरदस्त जुड़ाव होता है। हवाओं के से ही तो बारिश होती है। अभी हमने बताया ना, मानसूनी पवनों से जब वर्षा होती है तभी यह क्षेत्र मानसूनी प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ पर जो हमारे देश में है तो गर्मियों के महीने में तो जो गर्मी की हवाएं चलती है उसे लू भी कहते हैं। अब हम प्राकृतिक प्रदेश या वनस्पतियों की बात कर लें, यहाँ पर किस किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वही सारी चीज़ें जो है वो प्राकृतिक वनस्पतियाँ पूरे मानसूनी प्रदेश में पाई जाती हैं। अपने देश की वनस्पतियों को याद करिए, देखिए, और मानसूनी प्रदेश की वनस्पतियों के बारे में तो आप स्वतः ही जान जाएंगे। फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ कौन कौन सी वनस्पतियाँ इस प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ आदि यहाँ पर पाई जाती हैं। सदाबहार वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ऐसे पेड़ों को के वनों को सदाबहार वन कहते हैं। पतझड़ वन वो वन होते हैं जिन वनों के पेड़ एक समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिन्हें पर्णपाती वन भी कहा जाता है। वो पत्तियां गिराकर और सर्दियों से अपनी रक्षा कर लेते हैं और पुनः बसंत ऋतु में आते आते उनके पेड़ों में पत्तियां निकल आती हैं और हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे वन पतझड़ वन कहलाते हैं। और घास के मैदान से तो आप परिचित ही हैं, साथ ही साथ कटीली झाड़ियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये आप देख रहे होंगे, ये सदाबहार वन, ये पतझड़ वन, और अगर हम इधर देखें इस साइड तो ये घास के मैदान है। तो इस तरह से यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसका अनुमान आप अपने देश की वनस्पतियों से लगा सकते हैं। प्रमुख जो वनस्पतियाँ हमारे यहाँ हैं यानी प्रमुख पेड़ों की बात करें तो सागौन, साखू, टीक, शीशम, आम, महुआ आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। जो इस वृक्षों से तो आप परिचित ही हैं। अब हम पशु पक्षियों की अगर बात कर लें तो पशुओं में जो जीव जंतुओं में जो है वो हाथी, गैंडा जैसे विशाल पशुओं से लेकर छोटे पशु तक पाए जाते हैं, जो पालतू पशु भी हैं, जैसे गाय, बकरी, बैल, भेड़। पालतू पशुओं के बारे में तो आप जानते हैं, आपके अधिकांश घरों में तो ये पले ही होंगे। गाय से आप परिचित हैं, बकरी से आप परिचित हैं, बैल से भी आप परिचित हैं और भेड़ से भी आप परिचित हैं। हाथी और गैंडा भी आपने, जिसमें हाथी आपने जरूर देखा होगा मेले में या रास्ते पर, तो इनसे भी आप परिचित ही हैं। गैंडा एक ऐसा जीव है जिनके बारे में भी आप जानते ही हैं। आप कक्षा 8 के बच्चे हैं, आप तो जानते ही है कि गैंडा कैसा जीव है, चित्रों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, तो इसके बारे में भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। घने जंगलों में शेर, चीता एवं छोटे छोटे मांसाहारी जीव पाए जाते हैं, ऐसे जीव जो मांस खाते हैं। शेर के बारे में भी आप जानते हैं, चीता के बारे में आप जानते हैं। छोटे छोटे जीवों में सियार, लोमड़ी इस तरह के जीव भी इस प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो थाईलैंड के वनों में, थाईलैंड देश के वन में भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर चित्र देखें तो ये जो हाथी है भूरे रंग का हाथी, ये थाईलैंड के जंगलों में पाया जाता है। इस प्रदेश यानी मानसूनी प्रदेश की जो एक खास विशेषता है पशु पक्षियों के बारे में, पक्षी स्पेशल रूप से पक्षी के बारे में,
वो ये है कि यहाँ पर साइबेरिया से पक्षी आते हैं। साइबेरिया नामक जगह से चिड़िया आकर अपने यहाँ इन प्रदेशों में प्रवास करती हैं। प्रवास का मतलब कुछ समय के लिए आती हैं और वापस चली जाती हैं। क्यों आती हैं? अब ये आपके मन में विचार हो रहा होगा कि इतनी दूर से साइबेरिया से यहाँ पक्षी क्यों आ जाते हैं। इसके पीछे कारण है। बच्चों, साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है। सर्दियों के महीनों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और सब तरफ बर्फ ही बर्फ जम जाती है, जिसके कारण इन पक्षियों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। तब ये लोग वहाँ से उड़ते हुए और अपने मानसूनी प्रदेशों में, जहाँ ठंड में मौसम अच्छा रहता है, यहाँ पर आकर प्रवास करती हैं। ये चिड़िया आपको जो दिख रही है, यही है आपकी साइबेरियन चिड़िया, जो यहाँ पर आती है और जैसे ही सर्दियों का मौसम खत्म होता है पुनः अपने देश वापस चली जाती है। अब कुछ मानसूनी प्रदेशों की मुख्य बातें भी जान लें। इतना कुछ जानने के बाद थोड़ी और बातें हम लोग जान लेते हैं। यहाँ जो बरसात है यानी वर्षा काल है, बहुत छोटे समय के लिए होती है और बहुत लंबे समय तक गर्मी होती है, आप तो जानते ही हैं। उसी तरह सर्दियाँ भी छोटे समय के लिए होती हैं। और पतझड़ जो वनस्पति हमारी है, जो जिनके पत्ते गिरते हैं, इसका विस्तार क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी का आवरण भी है, यानी यहाँ भूमि बहुत उपजाऊ पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। मानसूनी प्रदेश विश्व का एक ऐसा प्रदेश माना जाता है जिसमें लगभग सभी परिवेश की जलवायु, जीव जंतु, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर हम यह देख लें तो औसत मान अगर निकाला जाए तो यह प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश और उष्ण घास के मैदान का जो प्रदेश है, उसका औसत स्वरूप यहाँ पर पाया जाता है। अब बच्चों, एक चीज और सोचिए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बस्ती बसने के लिए यानी लोगों के निवास करने के लिए किन किन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इसके बारे में आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। तो अब हम लोग मानसूनी प्रदेश के जो मानव जीवन की गतिविधियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह प्रदेश संसार में कृषि उपजों और वन संपदा, उद्योग धंधों और प्राचीन सभ्यता के लिए और सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। मानसूनी प्रदेश की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उसमें कृषि बहुत अच्छी होती है, बागवानी बहुत अच्छी होती है, पशुपालन और उद्योग धंधे तथा व्यापार के लिए भी यह आदर्श मानी गई है। यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि सिंधु गंगा का जो के मैदान में प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। अब आपको एक काम और करना है। मानचित्र पर एशिया के मानसूनी प्रदेशों की मुख्य नदियों को पहचान कर मानचित्र ले लीजिएगा और एशिया की जो प्रमुख मानसूनी प्रदेश है उसकी जो मुख्य नदियां हैं उनको पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। अब हम इनकी प्राकृतिक संसाधन की जब बात कर लें कि यहाँ पर कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन भी प्राप्त होते हैं, तो यहाँ की जो अनुकूल जलवायु है और खनिज उपजाऊ भूमि है, खनिज संपदा है, वो प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता भी बहुत ज्यादा यहाँ पर है, जिसके कारण मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण ही यहाँ पर इस प्रदेश के जो वन हैं वो काटे जा रहे हैं और उन्हें कृषि योग्य भूमि में बदला जा रहा है। यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टिन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों, किन्हीं तीन खनिजों पर आधारित उद्योगों के नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में जल्दी से लिख डालिए। उम्मीद है आप लिख लेंगे। तो लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कृषि की बात कर लें, यानी मानसूनी प्रदेश में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो यह प्रदेश संसार में कृषि प्रदेशों में प्रमुख प्रदेश माना जाता है। यहाँ की जो लगभग 2/3 जनसंख्या ही कृषि पर ही अपना जीवन यापन करती है, यानी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन ही इनका खेती है। संसार के अधिकांश चावल, चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट, कपास आदि इसी प्रदेश में यानी मानसूनी प्रदेशों में ही पाया जाता है। इन प्रदेशों में तंबाकू, जौ, गेहूं, चना आदि की फसलें भी उगाई जाती हैं। मानसूनी जो प्रदेश हैं उसमें कृषि जो होती है वो मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है, यानी बारिश अच्छी हुई तो खेती बहुत अच्छी हुई, अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ पर सूखा पड़ गया, या कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि बाढ़ आ गई। तो ये जो है यहाँ की जो बारिश है वो कृषि पर निर्भर करती है।
कृषि की अनिश्चितता के कारण ही कभी कभी यहाँ सूखा पड़ जाता है और अकाल की स्थिति भी आ जाती है। अब हम पशुपालन की बात कर लें तो यहाँ पशुओं के लिए भी बहुत आदर्श स्थिति है। विश्व के सबसे अधिक चौपाए यानी 4 पैरों वाले जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और लिखिए तथा चर्चा कीजिए। कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, इसके बारे में चर्चा करके जल्दी से अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। फिर जनसंख्या घनत्व की हम बात कर लें तो यहाँ पर की जो जनसंख्या है ज़्यादातर गांव में निवास करती है, फिर भी यहाँ पर विशाल नगरों का विकास हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं यह प्रदेश पूरे विश्व में जो इस प्रदेश का स्थल भाग है, पूरे विश्व का जो स्थल भाग है वो 5% ही मानसूनी प्रदेशों को प्राप्त है। और रहती जनसंख्या कितनी है? पूरे विश्व की जनसंख्या का 30% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो आप इससे तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। वर्तमान स्थिति पे बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र स्थापित हो चुके हैं। वर्तमान में बाहर से, विदेश से आकर बहुत सारे लोग बस चुके हैं यहाँ पर। इसीलिए इस प्रदेश में कराची, मुंबई, कोलकाता, यांगून, सिंगापुर आदि प्रमुख नगरों का विस्तार हो चुका है। एटलस की सहायता से आप एक प्रश्न और बताइएगा। इन देशों का नाम अपनी स्थिति को जानकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। बच्चों, एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं और सोचिएगा। अंग्रेजों ने भारत में कब आकर बसना शुरू कर दिया था? इसके बारे में आपको इतिहास में जानकारी मिल जाएगी।